नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह की कविता बादल राग के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, छायावादी कवियों में गिने जाते हैं। 4 स्तंभों में से जो एक है वो निराला जी हैं। और छायावादी कवियों में बहुत से कवियों ने जो बादलों के ऊपर जो है बहुत सी कविताएं लिखी हैं, क्रांति को लेकर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। लेकिन निराला जी की जो कविता है वो पढ़ते ही आपको एक अनूठी और एक अलग तरह की वो प्रतीत होगी। और यहाँ जो कविता है निराला जी की, यह उनके काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। और इस कविता में बादल जो है क्रांति या विप्लव का प्रतीक है। विप्लव का मतलब भी यहाँ होता है बगावत, तो यहाँ पे क्रांति का प्रतीक है। ऑब्वियस है, जो बादल आ रहे हैं आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके अंदर उत्तेजना जागृत कर रहे हैं। जैसा कि हमने एक 10th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा है, तो उसी तरीके से जो ये चैप्टर है ये बादलों के ऊपर ही है। और बादल राग इसको यहाँ पर कहा गया है कि जो कवि है वो बादलों के माध्यम से जो बादल है उनको वो क्रांति का प्रतीक मानकर संबोधित कर रहे हैं। और वो बादलों को संबोधित भी कर रहे हैं और तरह तरह के उदाहरण भी प्रस्तुत हमारे सामने यहाँ कर रहे हैं। और हम कविता में आगे जब पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और कविता जो है बहुत आसान है पहले की कविताओं की तरह। और मैं यही कहूँगी कि इस कविता के अलावा इस क्लास 12th के अगर और भी चैप्टर्स आपको देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर भी जो क्रांति है, ऐसा कौन सा सिंबल है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर एक उत्तेजना को जागृत करती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम बिना किसी देरी के कविता की ओर बढ़ते हैं। और कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं कि इसका एक जनरल सा प्रसंग हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इसका प्रसंग हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो प्रस्तुत काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बादल राग से उद्गृत है। और इसके रचयिता जो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, साथ ही साथ आप परिमल वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं। और आगे आप कविता पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रसंग जो है लिख सकते हैं। प्रसंग सबका एक समान जनरल सा है, फिर भी बीच बीच में मैं आपको बता दूंगी कि इसके अलावा इसमें कुछ और ऐड क्या हो सकता है। पहला पद है कि तिरती है समीर सागर पर। तिरती का मतलब होता है तैरना, तैरती है। समीर सागर, समीर मतलब होता है हवा, सागर यानी समुद्र। अब आप ध्यान से पहले तो मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, स्थिर जो स्टेबल नहीं होता, जो चंचल होता है। जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध यानी दुखी, जिसके अंदर जो जला हुआ बहुत दुखी है। निर्दय, निर्दय यानी बहुत कठोर, बेदर्द। विप्लव बगावत, क्रांति की पल्लावित माया। पल्लावित का मतलब होता है बाढ़ से ग्रस्त जगह। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं वह विप्लव के बादल फिर वह विप्लव के बादल। तो यहाँ हम कविता को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कवि है वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आम आदमी के दुख हैं उससे त्रस्त कवि बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कहना चाह रहा है कि क्रांति जहाँ मजदूरों में सनसनी उत्पन्न करती है और निर्धन और कृषकों को उसमें नई आशाएं आकांक्षाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तिरती है समीर सागर पर। तिरती अर्थात कि भी बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, कि क्रांति के जो दूत होते हैं लोगों के अंदर मोटिवेशन जागृत करते हैं। हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो। जैसे आसमान है, मान लीजिए वो एक समुद्र है और बादल जो है मंडरा रहे हैं, नौकाएं हैं, कि तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर। पवन रूपी यानी पवन को यहाँ पे सागर कहा गया है। और पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो, कि तिरती है समीर सागर पर, कि पवन रूपी सागर पर कोई नौका जो है, बादल रूपी नौका जो है तैर रही हो। यह उसी प्रकार है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो अस्थिर सुख जो है वो अस्थिर है। सुख कभी कंटिन्यू नहीं रहता, आता है और चला जाता है। कि यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है, कि अगर आज आप खुश हो तो कल आपके ऊपर दुख के बादल मंडराते
रहते हैं, यानी यहाँ बादलों को दो अर्थों में लिया गया है, हम इसको आगे देखेंगे। पहले तो उसको क्रांति दूत भी कहा गया है, दूसरा यहाँ पर दुख के बादल भी कहा गया है। तो हम आगे समझेंगे कवि ने ऐसा क्यों कहा है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थाई है। ठीक है, जो सुख होता है वो हवा के समान चंचल है। हवा एक समान नहीं होती, कभी तेज कभी धीरे, कभी होती ही नहीं है। तो जो सुख है वो भी हवा के समान चंचल है, अस्थाई है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर, कि जग के दग्ध हृदय पर, जो संसार है उसके जले हुए हृदय पर, दुखी हृदय पर निर्दयी विप्लव की पल्लावित माया, उसके जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में कि जब बादल मंडराते हैं तो सदैव ये भी खतरा रहता है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, जिसकी वजह से जो सब कुछ है वो तबाह हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे क्रांति दूत के रूप में भी कहा गया है, दूसरा सुख के ऊपर दुख के बादल भी कहा गया है, और तीसरा इनको बाढ़ से भी कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से जो बाढ़ होती है और वो सदैव खतरा मंडराता रहता है, उसी तरीके से ये भी जो है यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है कि कब ये बादल जो है छटेंगे और ये बादल मंडराते रहेंगे तो कभी भी बाढ़ की आशंका बनी रह सकती है। आगे जो कवि कहते हैं, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षाओं यानी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, कि बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं जो है भरी रहती है। यानी जब बादल मंडराते हैं तो ऑब्वियस है, मान लीजिए नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसी कूलरों ने भी काम करना बंद कर दिया। जो प्रकृति में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो तो जो मौसम है दोबारा से जो है ठीक हो जाए, तो लोगों के अंदर एक आशा होती है कि बादल छा गए तो वो अब लगता है उनको बारिश होगी। तो उसी तरीके से, उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इन बादलों को युद्ध रूपी नौका के रूप में जो बादल इकट्ठे होकर आते हैं तो आम आदमी की जो इच्छाएं हैं इनमें भरी रहती हैं। इच्छाएं क्या भरी रहती कि ये बारिश करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें शांति प्राप्त होगी, या ये क्रांति दूत है तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जागृत करेंगे। आगे कवि कहते हैं, घन, कि हे बादल भेरी गर्जन, भेरी अर्थात नगाड़े जैसी आवाज, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, सुप्त यानी सोया हुआ, अंकुर यानी नया नन्हा पौधा, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। और कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर जो है सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। तेरी गर्जन इतनी तेज़ होती है कि जो सोए हुए लोग हैं, कि जिस तरीके से बादल से बारिश होती है और बारिश का पानी जब धरती पे पड़ता है तो उसके अंदर जो सोए हुए छोटे छोटे बीज होते हैं वो भी बड़े होते हैं और बाहर निकल आते हैं, और वो भी मतलब एक तरीके से क्रांति लाते हैं। उसी तरीके से जब इंसान में भी ये क्रांति की भावना जागृत होगी तो जो सोए हुए लोग हैं वो भी जागृत हो जाएंगे और संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे। उर में पृथ्वी के आशाओं से, पृथ्वी के हृदय में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, कि हे विप्लव के बादल, विप्लव यानी बगावत के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ी है कि जैसे ही तुम जो है आसमान में मंडराने लगे हो तो इन लोगों को भी एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि इनका भी जो शोषण है समाप्त होगा और इनके अंदर भी उद्धार की जो आशाएं हैं वो फूट पड़ी हैं। तो ये जो पंक्तियाँ अत्यंत आसान हैं। यहाँ बादलों को दो रूपों में कहा गया है, एक तो जो बादल होते हैं वो क्रांति पैदा करने वाले होते हैं, और दूसरा जो बादल होते हैं बाढ़ लाने वाले भी होते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए जो बादल हैं, ठीक है, हम इसको एक तरीके से देख लेते हैं, एक शोषित वर्ग है और एक शोषक वर्ग है। शोषित यानी जिसका शोषण हो रहा है, और शोषक वर्ग जो इनका शोषण कर रहा है। तो अगर बादल गरज रहे हैं और शोषित वर्ग पे वो गरज रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर क्रांति जागृत कर रहे हैं, और वहीं जो शोषक जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं तो उनके लिए ये खतरे की बात है, उनके लिए सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। तो इसको इन संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसके विशेष को देख लेते हैं कि बादल को क्रांति दूत के रूप में यहाँ पर जो कवि है उन्होंने चित्रित किया है। प्रगतिवादी विचारधारा का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है। समीर सागर, सुख की छाया आदि में रूपक, सजग सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार। ऑब्वियस है, बार बार यहाँ इंसानों से तुलना की जा रही है और वीर रस का प्रयोग है। आगे निराला जी दोबारा कहते हैं कि
फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, गर्जन यानी गरजना, वर्षण यानी बारिश होना, मूसलाधार यानी कंटिन्यू बारिश होना। ये आप शब्दों को सुनकर ही अगर आपको अर्थ पता है तो आप आदि कविता तो यही समझ जाते हैं। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शायद उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो यहाँ जो कवि है वो यही कहते हैं कि क्रांतिकारी बादल की, वो बादलों को दोबारा संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, कि बार बार गर्जन, फिर बार बार गर्जन, यानी तुम बार बार गर्जन कर रहे हो, वर्षण है मूसलाधार और मूसलाधार बारिश करते हो, हृदय थाम लेता संसार, और तुम्हारी वज्र के समान यानी एक हथियार के समान भयंकर आवाज को सुनकर जो है संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात वो डर जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और बार बार जो घोर आवाज सुनकर जो हृदय है, जो संसार है अपना, वो भी भयभीत हो उठता है। अश्निपात, अश्निपात यानी बिजली का गिरना, अश्निपात से शायित उन्नत शत शत वीर, शायित यानी सुला दिए गए, उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए लंबे कद वाले, शत शत यानी सैकड़ों बार, शत विशत अर्थात घायल, हत यानी मारे गए, अचल यानी जो स्थिर है, गगन स्पर्शी स्पर्धा वीर यानी बिना धैर्यशालियों की स्पर्धा। यानी यहाँ पे जो कवि है वो ये कहना चाह रहे हैं कि गिरने से, जो बिजली के गिरने से ऊंचाइयों को छूने वाले, इच्छा रखने वाले जो ऊंचे पर्वत भी हैं, उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो क्या होता है कि बिजली कड़कने से और बिजली गिरने से जो ऊंचे पर्वत होते हैं, कि जिस प्रकार रणभूमि में जो बहुत वीर योद्धा होते हैं वो भी बड़े से बड़े जो अटैक होता है उसको नहीं झेल पाते और वो मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाते हैं। शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। और दूसरे शब्दों में जो बड़े लोग या पूंजीपति जो क्रांति से प्रभावित होते हैं, इसके विपरीत जो छोटे पौधे हैं वो उन पर हंसते हैं और उस विनाश से जीवन वो प्राप्त करते हैं। यानी कवि यहाँ आगे कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। यानी क्या होता है कि जब जो पूंजीपति लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से, जो क्रांति है उनसे प्रभावित होते हैं, और इसके विपरीत जो छोटे पौधे हैं कि हंसते छोटे पौधे वो हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। ऑब्वियस है, जो दूसरे के लिए चीज़ बुरी है वो पहले के लिए वो चीज़ अच्छी है, जो पहले के लिए बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी है। आप बहुत सी ऐसी फिल्में देखते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में ही फिल्म आई है RRR, आप उसमें RRR मूवी को देखेंगे तो हमारे वहाँ पर हिंदुस्तानियों को दिखाया गया, प्लस जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हम पर हुकूमत चलाई उसको दिखाया। तो जब वो एक क्रांति की भावना जब वो इस मूवी के कैरेक्टर्स लेकर आए तो उनके लिए वो पॉजिटिविटी, उनसे जुड़े लोगों के लिए वो सकारात्मक थी, लेकिन साथ ही वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक नकारात्मक थी, जिससे उनका विनाश हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ कविता में भी हम यही जान रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जब क्रांति उत्पन्न होती है तो छोटे छोटे जो लोग होते हैं जिनके साथ शोषण हो रहा होता है उनके लिए वो एक क्रांति का प्रतीक होती है, उनके लिए खुशियाँ होती है। लेकिन जो पूंजीपति लोग होते हैं और जो दूसरे जो उनका शोषण कर रहे होते हैं उनके लिए वही ये एक उल्टी परिस्थिति होती है। तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं यानी जो लोग होते हैं वो उससे जीवन प्राप्त करते हैं, वो उनके ऊपर हंसते हैं, वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाते हैं। यानी वो इस क्रांति को देखकर हाथ हिला हिलाकर एक तरीके से बादलों को बुलाते हैं, यानी क्रांति को न्योता देते हैं, और विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अधिकार मिलते हैं, यानी उनको अपने अधिकारों के लिए तो वो क्रांति कर रहे होते हैं ना। तो क्रांति करने से क्या होता है, उनको अपने अधिकारों का बारे में पता चलता है, उनको अपने अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि लिखा ना, विप्लव रव से छोटे छोटे ही शोभा पाते हैं। यानी जो क्रांति है जो बगावत से है, जो छोटे छोटे लोग हैं यानी जो शोषित जन है वो ही जो होते शोभा पाते हैं। तो ये कविता जो अत्यंत आसान है, इसका एक बार आप भावार्थ समझ जाओ तो आगे की कविता आप बड़ी आसानी से समझ। इसका विशेष देख लेते हैं कि कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। ठीक है, कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, प्रतीकात्मकता का समावेश है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बार बार सुन सुन हिल हिल शत शत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है। हृदय थामना, हाथ हिलाना मुहावरों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, वीर रस है और मुक्तक छंद है। जब एक बार आप कविता को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी
आ जाए, आप उसका विशेष भी बड़ी इजीली अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उन क्वेश्चन आंसरों को भी बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। अगली पंक्तियों में देखते हैं कि अट्टालिका का नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक का कांप रहे हैं धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन सुख ढांप रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है, जो कवि है वो कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे जो भवन है मात्र भवन नहीं है, कि अट्टालिका का नहीं है रे। अट्टालिका यहाँ बात की जा रही है अटारी, यानी जो घरों में सबसे ऊपर टॉप फ्लोर होता है, टॉप जो घर का सबसे टॉप एरिया होता है, तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है ये, कि ये जो ऊंचे ऊंचे पूंजीपतियों के जो घर बने हुए हैं ये कोई घर नहीं है, अपितु ये जो गरीब लोग हैं उनको डराने वाले भवन है, उनको डरा के रखने वाले आतंकित भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। और सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, और जब सदा पंख, पंख यानी कीचड़, जल विप्लव पलावन यानी क्रांति रूपी जब भीषण वर्षा से आई बाढ़ होती है उसका प्रवाह यानी फ्लड, ठीक है। और यहाँ बात की जा रही है कि वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है, ठीक है, वो इन अट्टालिकाओं को नहीं डुबोती। तो जब बारिश आती है तो जो कीचड़ से भरी हुई धरती होती है उसी को डुबोती है। और आगे जो कवि है वो कहते हैं कि शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, शुद्र यानी तुच्छ, प्रफुल्ल यानी खुश, जलद यानी कमल से सदा छलकता नीर, छलकता नीर यानी पानी, तो भयंकर जल पलावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। क्योंकि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में हो रहे हैं वो तो चलो बच गए, सेफ हो गए, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जो बहुत ज़्यादा जो है पानी है, तो कीचड़ है, तो वहाँ पर जब ये सब चीज़ें होती है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा जो भयंकर है कीचड़ एकत्रित हो जाता है। और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। और जब यही जल, ये जो पानी कीचड़, ये जो बाढ़ का पानी है, जब ये कमल के ऊपर पड़ता है, उसकी पंखड़ी ऊपर पड़ता है, तो वो कमल जो है और भी खुश हो जाता है। और प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जो प्रलय आती है उससे पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर होते हैं, और जो रोग शोक में भी हंसता है। और ऑब्वियस है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो शोषित है, तो उसको खोने का क्या डर। तो जब बाढ़ आएगी तो उनका क्या जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रही हूँ, देखो सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यह बात की जा रही है एक उदाहरण के माध्यम से, जो ऑलरेडी दुखी है, परेशान है, उसको और दुख क्या होगा। एक गरीब इंसान है, वो रोटी के लिए मेहनत करता है, दूसरा इंसान है एप्पल आईफोन के लिए मेहनत कर रहा है, उसको रोटी तो इजीली मिल रही है। तो जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, तो बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, तो इससे उसका कुछ नहीं गया। तो ऐसे बाढ़, आंधी, तूफान जो होते हैं, यानी जो क्रांति होती है, वो सदैव पूंजीपतियों को अफेक्ट करती है, क्योंकि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। और निम्न वर्ग के बच्चे, यानी जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं वो कोमल शरीर के होते हैं, तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव वो जो है मुस्कुराते रहते हैं, वे कांति के होने में प्रसन्न रहते हैं। और उससे क्या होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बीमार है और उनको सब कुछ सीखना है, उनको सब कुछ पाना है, उनको सब ज़रूरत है, अब उनकी जो इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई है, तो उनका खोने का कुछ भी उनको डर नहीं रहता है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे हैं धनी वज्रगढ़ जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है कि रुद्ध कोश, रुद्ध यानी रुका हुआ, शुद्ध यानी शोभ से भरा हुआ, तोष यानी संतुष्टि, अप्रसन्नता, कि वे पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर जो है बहुत ज़्यादा कब्जा कर रखा है और उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं हो रही है, यानी उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया है, इतने पर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हो रही है, और वो अपनी प्रियाओं से जो है लिपटे हुए हैं, कि आतंक अंग पर कांप रहे हैं, कि वो डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। और धनी वज्र गर्जन से बादल, और जो बादल की गर्जना हो रही है उससे जो है वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं और अपनी प्रियों से लिपटे हुए हैं। इसके बाद भी उनको शांति नहीं है, वे क्रांति की गर्जन से सुनकर जो है भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और अपना मुंह छिपाए हुए हैं, कि त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, कि जो अपने नयन है उनको छुपा रहे हैं और अपने मुखों को ढकते फिर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पंक्तियां भी यहाँ समाप्त होती है। इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने
पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष है कि जो पूंजीपति लोग हैं किस तरीके का विलासी जीवन है, सुख सुविधा उनके पास होती है। प्रतीकात्मक भाषा का यानी हमें प्रतीकों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तत्सम शब्दावली खड़ी बोली है। पंख पर अंगना अंग आतंक अंग में अनुप्रास अलंकार है और मुक्तक छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं हम कि अंतिम पंक्ति में कवि कहता है जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर। जीर्ण यानी बिल्कुल टूटा फूटा जो जीर्ण हो चुका है। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। अधीर यानी जो व्याकुल है। हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड़ मात्र ही है आधार। हे जीवन की पारावार। तो कभी यहाँ आसान से है, यहाँ देखकर ही हम समझ गए हैं कि जिसमें बाहु नहीं बचा है, बाहुबल नहीं बचा है, जिसका शरीर जो है खत्म हो चुका है। और जो कृषक है तो जो बुला रहा है अधीर है। हे विप्लव के, हे क्रांति के बादल, उसको चूस लिया है, उसका सार जो है उसको समाप्त कर चुका है, उसका शोषण हो चुका है और सिर्फ वो हाड़ मात्र ही बचा है और यही उसके जीवन का आधार है, जीवन के पारावार। तो कवि कहता है कि विप्लव का जो वीर है वो शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई है, उसका शरीर जो है कमज़ोर हो गया है, वह शोषण को ख़त्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है, जैसा कि हम बार बार कविता में पढ़ रहे हैं। और अंत में वो उसको इनवाइट कर रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति जो है छीन ली है, उसका सार तत्व जो है, जीने की इच्छा जो है उसको चूस लिया है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन दाता तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो इसका विशेष देखते हैं। कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है, क्षीण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है और चित्रात्मक शैली है। तो कविता छात्रों यहाँ बहुत आसान थी। जैसा कि कविता की स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे पूछा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अंदर या प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करती है या आपके अंदर एक क्रांति की भावना जागृत करती है, ठीक है। या ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप दूर भागते हो, लेकिन उस चीज़ को देखकर, सुनकर या उस चीज़ के साथ रहकर आपके अंदर एक सकारात्मकता जागृत होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।